हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास यहाँ पे, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय दी, कि जो दो डिफरेंट एंजाइम है अगर हमें उनकी कैटालिटिक एफिशिएंसी को कंपेयर करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे। ए ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, बी ऑप्शन है हमारे पास केएम वैल्यू, सी है हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द एंजाइम एंड डी ऑप्शन है पीएच ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू। तो बताइए किसकी हेल्प से हम एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके आंसर ऑलरेडी पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर राइट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो इसका आंसर आएगा गाइस केएम वैल्यू। रीजन क्या है, हम केएम वैल्यू की तरफ ही क्यों प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आप इस चीज को देखिए केएम होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि केएम क्या होता है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या होता है केएम, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, जिसको हम शॉर्ट में माइकलिस कांस्टेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो जो केएम है वो हमें बताता किस चीज के बारे में है, वो हमें एफिनिटी बताएगा किस किस के बीच की। ये हमें एफिनिटी बताता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच की। ठीक है, क्लियर। देखिए जो केएम है ये किसकी कंसंट्रेशन होती है, ये होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, कि कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहिए जिसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो v मैक्सिमम का मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। जिसके ऊपर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसके ऊपर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में आपको आइडिया लगना चाहिए, क्योंकि थ्योरी क्लास में मैं आपको करवा चुकी हूं कि अगर km की वैल्यू लो होगी तो वो एंजाइम उतना ही बेटर एंजाइम होगा। तो इट मींस कि एम की वैल्यू अगर लो है तो एंजाइम बेटर एंजाइम है। क्यों, क्योंकि हमें कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो रही है। तो इसी वजह से बेटर एंजाइम कौन सा होगा, जिसकी केएम की वैल्यू लो होगी। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि हमें दो अलग अलग एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को चेक करना है, तो मान लीजिए एक एंजाइम E1 है दूसरा E2 है, तो बेटर एंजाइम देखो कौन सा होगा, वो E1 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि किसकी जो केएम की वैल्यू है वो लो है। अगर E2 की केएम की वैल्यू लो हुई, ठीक है, अगर इसकी केएम की वैल्यू लो है और इसकी हाई है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो केएम की वैल्यू जिसकी लो होगी वही क्या होगा, बेटर एंजाइम होगा। क्लियर। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन्स दैट एक्ट लाइक कैटालिस्ट, ऐसे प्रोटीन्स जो कि कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं फॉर सम बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन हार्मोन, सेकंड है एंजाइम्स, थर्ड है प्रोटीन्स एंड फोर्थ है हमारे पास लिपिड्स। ठीक है, कि देखो आपको पता है प्रोटीन्स होते हैं ना, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बट ऐसे प्रोटीन जो कि किसकी तरह काम करते हैं, कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। जो किसकी तरह काम करते हैं, कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटालिटिक प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे उनको हम, कैटालिटिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन एज अ कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट। और बायो कैटालिस्ट किसका निकनेम है गाइस, बायो कैटालिस्ट हम बोलते हैं एंजाइम्स को। किसको बोलते हैं हम, एंजाइम्स को। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज फाउंड इन द सलाइवा एंड रिएक्ट विद द कार्बोहाइड्रेट इन फूड टू इनिशिएट ब्रेकडाउन इनटू द सिंपलर शुगर। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हमारी सलाइवा के अंदर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सलाइवा के अंदर मिलता है और वो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके उनको ब्रेक डाउन करता है। तो इट मींस वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास लाइपेज, बी है अमाइलेज, सी है लैक्टेज एंड फोर्थ वन है हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो बताइए इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि सलाइवा के अंदर मिलेगा। देखिए हमें पता है कि हमारे माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड। और आपको पता होना चाहिए कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेंगी, वो रिलीज करेंगी सलाइवा। क्या रिलीज करेंगी, सलाइवा। और सलाइवा के अंदर
क्या प्रेजेंट होगा, एक एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या कह देते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम। क्या कहेंगे हम उसको, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और वो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, वो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम हेल्प करेगा, नाम से ही पता चल रहा है अमाइलेज, तो यानी कि ये किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमाइलेज एंजाइम, और इसी अमाइलेज एंजाइम को ही क्या कहा जाता है, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम। क्या कहा जाएगा, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और इसी स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या होता है, टायलिन, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होगा, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जिसको हम टायलिन एंजाइम भी बोलते हैं, और ये एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द ह्यूमन ब्लड इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। ह्यूमन ब्लड के अंदर कौन सी सेल है जो कि अपनी शेप चेंज कर सकती है, ए है WBC, बी है RBC, सी है हमारे पास थ्रोम्बिन, एंड फोर्थ है हमारे पास नन ऑफ दी अबव। तो बताइए इनमें से कौन सी सेल है जो अपनी शेप चेंज कर सकती है, तो आपको पता होना चाहिए WBC, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल है वो अपनी शेप चेंज कर सकती हैं, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कह देते हैं, ठीक है, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कह देते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नोन एज एनिमल स्टार्च। इनमें से किस पॉलीसेकेराइड को एनिमल स्टार्च कहा जाता है, तो एनिमल स्टार्च किसको कहा जाएगा, तो देखिए एनिमल स्टार्च किसका निकनेम है, ये है ग्लाइकोजन का, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसी वजह से ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज। सिल्क का केमिकल नेचर क्या है, तो बताइए कि सिल्क का केमिकल नेचर क्या है, ए है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लिपिड, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास फैटी एसिड। तो बताइए सिल्क का केमिकल नेचर क्या होगा, तो देखिए जो सिल्क है ना, सिल्क क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, क्या है, एक नेचुरल फाइबर है ना। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, तो बताइए इनका नेचर क्या है, तो बताइए कि क्या जो सिल्क फाइबर है वो कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, लिपिड है, प्रोटीन है, या फिर फैटी एसिड है, तो वो नेचर में क्या होगा, वो नेचर में होगा प्रोटीनेशियस, ठीक है। वो कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। और आप इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि जो सिल्क है जो कि प्रोटीन फाइबर है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, तो इट मीन्स वो प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो सिल्क फाइबर के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, नोट कीजिए आप इस चीज को, सिल्क फाइबर के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा दैट इज फिब्रोइन। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है वहां पे, फिब्रोइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डिफरेंट सैकराइड्स। इनमें से बताइए कि अलग अलग सैकराइड्स के बारे में कौन सी चीज है जो कि रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, गलत स्टेटमेंट हमें चूज करनी है, और जो गलत स्टेटमेंट हमें चूज करनी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनमें से 4 ऑप्शन गिवन है, हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो पॉलीसेकेराइड है, उनका यूज फूड को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे पॉलीसेकेराइड हमें पता ही है कि चाहे स्टार्च है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन है, तो क्या ये फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। वेयरएज मोस्ट ऑफ द मोनोसेकेराइड्स आर यूज्ड फॉर इंस्टेंटेनियस एनर्जी। तो बिल्कुल सही बात है, जो पॉलीसेकेराइड है उनका यूज तो फूड को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बट जो मोनोसेकेराइड हैं जैसे कि ग्लूकोज, तो क्या ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड है वो फूड को स्टोर करता है, और मोनोसेकेराइड है वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ए ऑप्शन तो हमारे पास ठीक हो गया। बी ऑप्शन देखिए कि जो मोस्ट ऑफ द पॉलीसेकेराइड है वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, तो इसी वजह से उनको शुगर कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। देखिए मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड हैं वो टेस्ट के अंदर स्वीट नहीं होते, वो टेस्ट में स्वीट
नहीं होते। तो इसी वजह से हम नहीं कह सकते यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड टेस्ट में स्वीट नहीं होते। नेक्स्ट है कि जो स्टार्च है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेलुलोज को नहीं कर सकते। बिल्कुल सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है सेलुलेज, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं मिलता। तो इसी वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। सो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड ऑप्शन ठीक है। सैकेराइड्स कीटोस भी हो सकते हैं, एल्डोस भी, बिल्कुल सही बात है। सैकेराइड्स तो कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि सैकेराइड्स के अंदर हो सकता है कि एल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, हो सकता है कि उनके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सैकेराइड है वो कीटोस भी हो सकते हैं और वो एल्डोस भी हो सकते हैं। सो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो इनकरेक्ट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज। एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहेंगे? एपो एंजाइम कहेंगे। नेक्स्ट है एन एंजाइम एक्ट बाय। तो एंजाइम जब काम करता है तो वो क्या करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बी है इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सी है हमारे पास डिक्रीजिंग द पीएच, एंड फोर्थ है हमारे पास इंक्रीजिंग द पीएच। देखिए आपको थ्योरी क्लास में करवाया गया था कि मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट और यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो सबस्ट्रेट है और जो यहाँ पे एनर्जी है, इनके बीच का जो गैप है, सबस्ट्रेट जो हाईएस्ट एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी यहाँ पे किसकी होगी बताइए? हाईएस्ट एनर्जी होगी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ना, जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट की एनर्जी के बीच में, ये क्या है? ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी एनर्जी है वो चाहिए होती है सो दैट सबस्ट्रेट को ये पीक तो क्रॉस करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो प्रोडक्ट बना पाएगा। तो ऐसे में जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है, क्योंकि वो इस तरह से ये पाथवे फॉलो कर लेगा। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है हाउ इज द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस अफेक्टेड बाय एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। एक्चुअली 100 नहीं, ये ऐसे लिखा जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग प्रॉब्लम है, तो आप 100 को एक्चुअली ये था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसे कर लेना। तो आप देखिए हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस अफेक्टेड बाय एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू क्यूट एंड लॉ कि अगर हम एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर हम राइज करते हैं टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व ऑन प्लॉटिंग एंजाइम एक्टिविटी अगेंस्ट पीएच। ठीक है, तो एंजाइम एक्टिविटी को अगर हम पीएच के अगेंस्ट शो करते हैं, इधर दिखाएंगे हम एंजाइम की एक्टिविटी और इधर दिखाएंगे हम पीएच। ठीक है, तो ऐसे में कर्व क्या बनेंगी? ऐसे में कर्व ये बनेंगी। ठीक है, जो कर्व की शेप बताइए कैसी होगी? बेल शेप होगी, हाइपरबोलिक होगी, लीनियर होगी, नन ऑफ द अबव होगी। तो ऐसे में जो कर्व बनेगी गाइस वो कैसी बनती है? बेल शेप बनती है। कैसी बनती है? बेल शेप बनती है। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ही एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अगर हम ऑप्टिमम पीएच से पीएच को कम करेंगे, चाहे हमने एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की, चाहे हमने बेसिक कंडीशन प्रोवाइड की, तो एट दैट टाइम उनकी शेप खराब हो जाती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्व है वो कैसी बनेगी? बेल शेप बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट रहता है? तो आपको पता है ना कि आपने ग्राफ पढ़ा था, इस तरह से बना था। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी है, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। बट जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद क्या होगा कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया
ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है थ्योरी क्लास में करवाया था कि जो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर डीनेचुरेशन हो जाएगी जो कि एक परमानेंट इफेक्ट है, डीनेचुरेशन, ठीक है, तो ये परमानेंट इनएक्टिवेशन हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो कर्व बनेगी वो बेल शेप बनेगी। तो पहले तो क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो इंक्रीज हुई, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक इंक्रीज और आफ्टर दैट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हेन वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इनके बीच में क्या पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो बताइए कि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम क्या देखेंगे। तो देखो आपको पता है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, तो बताइए एंजाइम की कंसंट्रेशन के साथ कैसा ट्रीट करेंगे हम। तो आपको पता है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। मैंने थ्योरी क्लास में ये लाइन आपको स्पेशली बोली थी क्लास में कि जिसकी वेरिएशन हम दिखा रहे हैं ना, हमने पहले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को वेरिएट करवाया सो दैट देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम एक फैक्टर को वेरी करवा रहे हैं तो दूसरा हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा सो दैट हमें क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में क्या इफेक्ट वहां पे पड़ रहा है। तो जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे पास एंजाइम 500 है बट हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करते जा रहे थे, ठीक है, तो ऐसे में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो भी चेंज होगी जब तक, अब जब सारे एंजाइम ने सैचुरेशन ले ली तो उसके बाद फिर वो इंक्रीज नहीं होगी, प्रोडक्ट के अंदर कोई इंक्रीज नहीं होता। तो वहां पे एंजाइम तो मैंने फिक्स किए थे ना, तो यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि बताइए एंजाइम की कंसंट्रेशन के बारे में आप क्या सोचते हो कि क्या करना चाहिए। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन तो हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, On which of the following factor do rate of enzymatic reaction depend? तो बताइए कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसके ऊपर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उनकी रेट डिपेंड करती है। ए है टेम्परेचर, बी है पीएच, सी है टाइम, डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो टेम्परेचर, पीएच, टाइम इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, बल्कि इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। चाहे हम एक्टिवेटर्स लें, चाहे हम इनहिबिटर्स लें, ठीक है, चाहे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लें, समझ रहे हो ना, चाहे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन लें, चाहे हम यूवी रेडिएशन रेज का जो इफेक्ट देखें, तो सभी का ही इफेक्ट है। तो इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर डी। नेक्स्ट है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन। जो कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम की वो उसके स्मॉल पोर्शन तक रिस्ट्रिक्टेड है और उसको क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है एक्टिव साइट, बी है हमारे पास पैसिव साइट, सी ऑप्शन है एलोस्टेरिक साइट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे देखो इजिली आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, एक्टिव साइट। जो कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम की वो रिस्ट्रिक्टेड होती है अप टू स्मॉलर एरिया, दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। और एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के अंदर एक और साइट भी होगी जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर एलोस्टेरिक साइट नहीं होगा, इसका आंसर होगा एक्टिव साइट, क्योंकि स्पेशली कैटालिटिक एक्टिविटी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की क्वेश्चन सीरीज, और अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।